बॉडी ऑफ एविडेंस एक इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी रेबेका कार्लसन के सातिर दिमाग और तीखी अदाओं के डेडली कॉम्बिनेशन से पैदा उसके काले कारनामों की है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है इसी तरह के वीडियोस बनाते रहने में। रेबेका कार्लसन का अफेयर एक ओल्ड बिजनेसमैन एंड्रू मार्स से है, जिसे होममेड पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाने का शौक है। उसने अपने और रेबेका के कई होममेड वीडियो टेप बना रखे हैं। ओल्ड एंड्रू मार्स खुद को एक्साइट करने के लिए अपने ही पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखा करता है। एक सुबह जब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जोएल ब्रांसलो हमेशा की तरह एंड्रू मार्स के घर पहुंचती है तो देखती है कि एंड्रू मार्स बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ है। कमरे में एंड्रू मार्स और रेबेका कार्लसन के होममेड पोर्न वीडियोस अब भी रिपीट पर चल रहे हैं। एंड्रू मार्स कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से मर चुका है। एंड्रू मार्स की मौत ऐसी संदेहास्पद परिस्थिति में हुई है कि इस पर तुरंत पुलिस का ध्यान जाता है। घटनास्थल का मुआयना करने पर ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक के दौरान उसके दोनों हाथ किसी तरह के हथकड़ी से बंधे हुए थे। ऊपर से पुलिस को बिस्तर के पास में ही पड़े नेजल स्प्रे में कोकीन के ट्रेस मिले हैं। पुलिस को लगता है कि एंड्रू मार्स की मौत नेचुरल नहीं है, इसके बजाय ये किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है जो एंड्रू मार्स की मेडिकल कंडीशन से अच्छी तरह से वाकिफ था। कातिल ऐसा दिखलाना चाहता है कि एंड्रू मार्स की मौत नेचुरल है। एंड्रू मार्स की सेक्रेटरी जोएल ब्रांसलो पुलिस को बतलाती है कि वो उस लड़की को पहचानती है जो एंड्रू के साथ वीडियो टेप में दिख रही है। इस लड़की का नाम रेबेका कार्लसन है, जिसका एंड्रू मार्स के साथ अफेयर था। सेक्रेटरी जोएल ब्रांसलो पुलिस को यह भी बतलाती है कि पिछली रात जब वो सारे ऑफिशियल काम खत्म करके वहां से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी, तब तक वहां रेबेका कार्लसन आ चुकी थी। पुलिस को जोएल ब्रांसलो से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो एंड्रू की हत्या की संभावना को और बढ़ा देता है। जोएल ब्रांसलो बतलाती है कि एंड्रू ने अपनी $8 मिलियन की संपत्ति रेबेका कार्लसन के नाम विरासत में अभी कुछ ही दिनों पहले लिखी है। इस जानकारी के बाद अब पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट केवल रेबेका कार्लसन ही है। पुलिस का मानना है कि रेबेका ने एंड्रू को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उसे इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि उसने बिना उससे शादी किए उसके नाम अपनी सारी जायदाद लिख दी। इसके बाद रेबेका ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एंड्रू मार्स के नेजल स्प्रे में कोकीन मिला दी, जो एंड्रू के खराब हार्ट के लिए खतरनाक साबित हुआ और जल्द ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को अपनी ये थ्योरी कोर्ट में साबित भी करनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि रेबेका का केस शहर के जाने माने वकील फ्रैंक डुलाने लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी वकील रॉबर्ट गैरेट भी एक चालाक वकील है। सरकारी वकील रॉबर्ट गैरेट कोर्ट के सामने रेबेका का परिचय ऐसे कराता है जैसे रेबेका एक चरित्रहीन महिला है और उसने एक अमीर बुजुर्ग बिजनेसमैन को, जिसकी हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है, जानबूझकर प्यार के झांसे में फंसाया और इस तरह से मैनिपुलेट किया कि उसने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी। इसके बाद उसने उसे इस तरह के इंटेंस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जो उसकी हार्ट पर भारी पड़ रहा था। पर जब उसने देखा कि इससे उसका काम जल्दी नहीं हो पा रहा है तो उसने उसकी नेजल स्प्रे में कोकीन डाल दी, जिसने आखिरकार एंड्रू मार्स के पहले से खराब हार्ट पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हालांकि रेबेका का वकील फ्रैंक डुलाने सरकारी वकील के सारे दावों को काल्पनिक और परिस्थिति आधारित साबित कर देता है। रेबेका का वकील फ्रैंक डुलाने यह कहता है कि केस इस बारे में नहीं है कि रेबेका का कैरेक्टर कैसा है और ना ही केस उसके सेक्सुअल टेस्ट के बारे में है, बल्कि सरकारी वकील को हत्या का मोटिव पहले से तय किस्से कहानियों के बजाय फैक्ट्स के आधार पर तय करना चाहिए। इसके बाद सरकारी वकील कोर्ट में एंड्रू मार्स की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मैककर्डी को पेश करता है, जो बतलाता है कि विक्टिम के कलाइयों पर खरोच के निशान हैं। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक के दौरान भी उसके हाथों पर हथकड़ी लगी हुई होगी। विक्टिम की हार्ट कंडीशन ऐसी थी कि कोकीन के इस्तेमाल से उसका हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि उसकी मौत हो गई होगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की यह दलील भी फ्रैंक आसानी से खारिज कर देता है क्योंकि एंड्रू के शरीर पर पुराने खरोंचों के निशान भी हैं, जो एंड्रू और रेबेका के इंटेंस लव मेकिंग का नतीजा है और हाथ में लगे ताज़ा खरोच
हार्ट अटैक के दौरान उसके हाथों के बंधे होने की घटना को साबित नहीं करते हैं। ये संभावना भी उतनी ही दमदार है कि उसकी कलाइयों में लगे ताजे खरोच इंटेंस सेक्सुअल प्ले का नतीजा हो। फ्रैंक डुलाने के अनुसार कलाइयों पर लगे खरोच के निशान कुछ भी साबित नहीं करते हैं। जहां तक रही बात कोकीन के यूज की, तो ये हो सकता है कि एंड्रू ने खुद इसका इस्तेमाल किया हो। अब अगर किसी ने चुपके से नेजल स्प्रे में कोकीन मिला दी हो, तो नेजल स्प्रे में कोकीन के ट्रेस मिलने से ये बात कतई साबित नहीं होती है कि रेबका ने ही हत्या के इरादे से उसे कोकीन दी है। घर में उसकी सेक्रेटरी भी रहती है, आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। तब सरकारी वकील डॉक्टर पेले को कटघरे में बुलाता है, जिसने एक दफे एंड्रू मार्स को ट्रीट किया था, और तब एंड्रू मार्स के शरीर में कोकीन पॉइजनिंग के सिम्टम पाए थे। डॉक्टर पेले कोर्ट को बतलाता है कि एंड्रू मार्स का ट्रीटमेंट उसने ही किया था। तब इमरजेंसी कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी थी। कंडीशन सुधरने पर एंड्रू मार्स ने डॉक्टर पेले को बतलाया था कि उसने अपने जीवन में पहली बार कोकीन यूज किया था, और इस घटना के बाद वो कभी दोबारा कोकीन यूज नहीं करेगा। तब डॉक्टर पेले ने एंड्रू मार्स को उसके कोकीन सेंसिटिव होने की बात भी बतलाई थी। डॉक्टर पेले ने बतलाया था कि उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि कोकीन दोबारा इस्तेमाल करना उसके लिए किसी आत्महत्या के प्रयास से कम नहीं होगा। डॉक्टर पेले की गवाही से सरकारी वकील ये स्टेब्लिश कर देता है कि एंड्रू मार्स ने जानबूझकर कोकीन का इस्तेमाल तो नहीं किया है, किसी ने धोखे से उसे कोकीन दिया है। अब सवाल उठता है कि फिर किसने उसे कोकीन दिया होगा। तब एंड्रू मार्स के सेक्रेटरी जोएल ब्रांसलो ये दावा करती है कि उसने एक दफे रेबका को कोकीन इस्तेमाल करते हुए देखा है। उसने उसे एक वाइट पाउडर को चाटते हुए देखा था। उसी ने एंड्रू के नेजल स्प्रे में कोकीन डाला होगा। ऊपर से जिस रात एंड्रू की मौत हुई, उस रात एंड्रू ने उससे कहा था कि रेबका उसे मार कर ही दम लेगी। पर फ्रैंक डुला ने आसानी से जोएल ब्रांसलो की गवाही को भी खारिज कर देता है। एंड्रू ने जरूर कहा था कि रेबका उसे मार कर ही दम लेगी, पर उसका संदर्भ कुछ और था। वो असल में उस रात इसलिए दुखी था क्योंकि रेबका शिकागो शिफ्ट होना चाहती थी। रेबका के लव मेकिंग खेल से इसका कोई संबंध नहीं था। ये खेल एंड्रू को भी पसंद थे। उसने उसके साथ किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती की बात कभी नहीं की थी। रेबका के द्वारा एंड्रू को छोड़ने की बात जोएल ब्रांसलो को भी मालूम है, जिसकी पुष्टि फ्रैंक के पूछने पर वो कोर्ट में भी करती है। फ्रैंक ये स्टेब्लिश करता है कि एंड्रू उस रात इसलिए दुखी और उदास नहीं था कि रेबका उसे इंटेंस इंटरकोर्स के लिए मजबूर करती है, बल्कि वो इसलिए दुखी था कि रेबका वापस शिकागो शिफ्ट होने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ रही बात रेबका के कोकीन यूज करने की, तो वो पाउडर जिसे जोएल ब्रांसलो ने उसे चाटते देखा था, वो एक चाइनीज दवाई है जो रेबका कई सालों से अपने कमर के दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करती आ रही है। वो अपने कमर के दर्द का इलाज चाइनीज एक्वापंचर तकनीक की मदद से करवा रही है। अब जहाँ तक बात एंड्रू मार्स के नेजल स्प्रे में कोकीन मिलाने की है, तो ये काम जोएल ब्रांसलो के लिए ज़्यादा आसान है। इसे साबित करने के लिए फ्रैंक एक नशा मुक्ति केंद्र के कागज कोर्ट में पेश करता है, जहाँ जोएल ब्रांसलो कोकीन की अपनी लत छुड़ाने के लिए कुछ सालों पहले भर्ती हुई थी। ऊपर से नेजल स्प्रे की खरीद वाली रसीद पर जोएन का नाम है, यानी कोकीन खरीदना और उसे नेजल स्प्रे में मिलाना जोएल ब्रांसलो के लिए ज़्यादा आसान था। फ्रैंक जोएल के पास हत्या का मोटिव भी साबित कर देता है। उसके पास एंड्रू और जोएल के होममेड पोर्नोग्राफिक वीडियो टेप हैं, जो ये साबित करते हैं कि रेबका से ठीक पहले एंड्रू मार्स का चक्कर अपनी सेक्रेटरी जोएल ब्रांसलो के साथ था। पुराने जायदाद के कागज ये भी साबित करते हैं कि एंड्रू ने रेबका की उसकी जिंदगी में आने से पहले $2.5 लाख जोएल के नाम किए थे, जो नई वसीयत में अब केवल $10,000 ही है। रेबका ने जोएल का स्थान छीन लिया है। एंड्रू को मारने का ज़्यादा बड़ा मोटिव तो जोएल के पास है। कोर्ट के हर ट्रायल के बाद रेबका और फ्रैंक के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं और वे जल्द ही इंटीमेट होने लगते हैं। उनके बीच इंटेंस रिलेशन बनता है। ठीक ऐसा ही वो एंड्रू मार्स के साथ भी रिलेशन रखा करती होगी। इसके बाद सरकारी वकील कोर्ट में डॉक्टर पेले को फिर से पेश करता है, जो इस बार एक नया खुलासा करता है। वो कहता है कि एंड्रू मार्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले रेबका को वो डेट किया करता था। जब रेबका को उसने एंड्रू मार्स के मेडिकल कंडीशन के बारे में बतलाया था, तो उसने उससे ये भी पूछा था कि क्या दोबारा उसे कोकीन दी जाए तो क्या सच में वो मर जाएगा। तब उसने उसे सब कुछ सच बतला दिया था।
इसके तुरंत बाद रेबका एंड्रू मार्स से अफेयर का नाटक करने लगी और उसके साथ डेट करना बंद कर दिया। लेकिन वकील फ्रैंक डुलाने डॉक्टर पेले की एक गवाह के रूप में क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि डॉक्टर पेले पर रेबका के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने का खुन्नस है और वो रेबका से बदला लेना चाहता है। इसके एविडेंस के रूप में वो रेबका के फ़ोन पर रिकॉर्ड डॉक्टर पेले के मैसेज कोर्ट के सामने पेश करता है, जिसमें पेले ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे छोड़ने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सारे गवाह और सबूतों के बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद सरकारी वकील रॉबर्ट गैरेट आखिर में अपना तुर्क का इक्का निकालता है और जेफरी रोस्टोन नाम के एक शख्स को लेकर आता है, जिससे कभी रेबका के अफेयर हुआ करते थे। जेफरी रोस्टोन बतलाता है कि वो रेबका के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भी ठीक एंड्रू मार्स की ही तरह अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। वो भी एक हार्ट पेशेंट था और रेबका से मिलने के ठीक पहले उसकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। एक दिन रेबका ने उसके दोनों हाथों को बिस्तर पर हथकड़ियों से बांध दिया और उसे रिलेशन के लिए उकसाने लगी। उसकी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी। उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद मर ही जाएगा, पर वो किसी तरह बच गया और उसने दोबारा इस तरह के इंटेंस रिलेशन ना बनाने की बात ठान ली। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रेबका उसे छोड़कर चली गई। सरकारी वकील जेफरी रोस्टोन की इस गवाही से यह साबित करने की कोशिश करता है कि रेबका एक मतलबी और बेरहम लेडी है और प्यार और भरोसे का इस्तेमाल लोगों के पैसे को हथियाने के लिए किया करती है। जब वो जेफरी के केस में ऐसा ना कर सकी तो उसने एंड्रू मार्स को विक्टिम बनाया। वो भी एक हार्ट पेशेंट था और एक अमीर आदमी था। तब कटघरे में खड़ी रेबका ये कहती है कि उसने जेफरी को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो उसके साथ इंटेंस रिलेशन नहीं रख पाया। उसने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक दिन उसने उसे एक आदमी के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा था। जेफरी मीडिया के सामने अपनी पोल पट्टी खुलते देख तुरंत कोर्ट से बाहर चला जाता है। जब सरकारी वकील के सारे दलील फेल हो जाते हैं, आखिरकार कोर्ट रेबका को बेगुनाह साबित करार देती है। इस शाम जब फ्रैंक डुलाने बिना बतलाए रेबका के घर पहुंचता है तो वो यहाँ ये देखकर हैरान हो जाता है कि घर में रेबका के साथ डॉक्टर पेले भी मौजूद है। डॉक्टर पेले ने कोर्ट में रेबका के खिलाफ गवाही दी थी, पर वो अब यहाँ उसके साथ क्या कर रहा है। फ्रैंक जल्दी ही ये बात समझ जाता है कि रेबका और डॉक्टर पेले ने मिलकर एक खेल रचा था। डॉक्टर पेले ने अपने पेशेंट के खराब हार्ट कंडीशन के बारे में रेबका को बतलाया, जो उस समय उसे डेट कर रही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि रेबका एंड्रू मार्स को प्यार के झांसे में फंसाएगी और जब वो उसके नाम अपनी सारी जायदाद कर देगा, उसके खराब हार्ट कंडीशन का फायदा उठाकर वो उसे कोकीन के डोज देगी, जिससे शर्तिया तौर पर उसकी मौत हो जानी चाहिए। कोर्ट में उसने रेबका के खिलाफ गवाही इसलिए दी क्योंकि इससे किसी को उनकी मिली भगत का पता न चल सके। ऊपर से उन्होंने ऐसे सुराग भी प्लांट कर दिए जिससे डॉक्टर पेले के द्वारा लगाए आरोप तुरंत निराधार साबित भी हो जाएं और कोर्ट को ऐसा लगे कि डॉक्टर पेले ने बदले की भावना से रेबका के खिलाफ गवाही दी है और उन दोनों पर किसी का शक कभी ना जा सके। पर अब फ्रैंक के सामने उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, पर अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने रेबका को बेगुनाह साबित कर दिया है। जब डॉक्टर पेले फ्रैंक को रेबका के घर में देखता है तो बहुत गुस्से में चला जाता है, क्योंकि वो ये बात समझ जाता है कि रेबका ने फ्रैंक के साथ भी रिलेशन रखा था और ये बात डॉक्टर पेले को जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो रेबका को पीटने लगता है क्योंकि रेबका किसी के प्रति ईमानदार नहीं है। तब फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर पेले पर भूत सवार हो चुका है, वो रुकने वाला नहीं है। तब रेबका ड्रॉवर से रिवॉल्वर निकालती है, पर रिवॉल्वर डॉक्टर पेले के हाथ लग जाती है। वो उल्टा उसे ही शूट करने वाला होता है कि तभी फ्रैंक डुलाने डॉक्टर पेले को बालकोनी से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर पेले मर चुका है, पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर पेले फिर से ऊपर आता है और रेबका को कई गोलियां मारता है, जिससे मौके पर ही रेबका की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस डॉक्टर पेले को रेबका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। जब रेबका की डेड बॉडी को उसके घर से ले जाया जा रहा होता है, यहाँ सरकारी वकील रॉबर्ट गैरेट भी मौजूद है, जो फ्रैंक को कर्मा के बारे में बतलाता है, यानी जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तब फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें ही ये केस जीतना चाहिए था। तब रॉबर्ट गैरेट उसे जवाब देता है और कहता है कि हाँ, आखिर में उसी ने ये केस जीता और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।